दर्शकों नमस्कार। एशियन टुडे के आज के इस खास और हम सब के लिए बहुत ही अहम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में चूरू के जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमान संदेश जी नायक हमारे साथ मौजूद हैं और हम कलेक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे आगामी जो लोकसभा चुनाव है, जो पूरे देश को लेकर चुनाव होते हैं, उन चुनावों को लेकर किस प्रकार से जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी तैयारियां शुरू की गई है। हालांकि जो एक लंबा पीरियड रहा है, लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम रहेगा, तो वो जो समय है वो समय एक आम मतदाता को लगेगा कि बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन प्रशासन के लिए एक समय अवधि बहुत कम अभी भी हम कह सकते हैं। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो तैयारियां सर स्वीप कार्यक्रम है उससे ही हम शुरू करते हैं सर। तो ये जो स्वीप कार्यक्रम है ये कितना मददगार साबित हुआ सर? इन जो पिछले 10 सालों में जो ये चुनाव हुए हैं उनसे काफ़ी कुछ चुनाव की जो गतिविधियाँ प्रभावित हुई है। हाँ, चुनाव आयोग समय समय पर नया अपना एक इनोवेशंस लेके आते रहते हैं। उस इनोवेशंस में हमें कह सकते हैं कि जो वोटर्स की अपीति, मतलब जो वोटर्स की इस चुनाव के बारे में बातें तो करते हैं बट वोट डालने नहीं जाते हैं, उसको कैसे, चुनाव को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए और कैसे पार्टिसिपेशन किया जाए, कैसे इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कैसे बनाए, किसी एक व्यक्ति अपना राइट को कैसे चलाए, इसके लिए ये स्वीप कार्यक्रम लेके आए। इसमें हम ये ऑर्नामेंटल नहीं है, मतलब ऑर्नामेंटल मतलब एक आडंबर नहीं है, दिखावटी नहीं है जी। और इसमें क्या होता है कि हम बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से वोटर्स को टारगेट करते हैं। पहले तो हम टारगेट करते हैं कि पहले अपना वोटर्स लिस्ट में, जैसे हम ये कहे तो कि ऐसे नहीं है कि अब 18 साल के तो होना चाहिए। अगर वोटर बनने के लिए मिनिमम जो कंडीशंस हैं, बहुत सिंपल कंडीशन है कि भाई 18 साल के हो जाए। मतलब जैसे इस लोकसभा इलेक्शन के 1/1/2019 को, जनवरी 19 को जो 18 साल के हो जाए, पहले हम टारगेट करते हैं जो वोटर नाम जोड़ ले। उसके बाद हम प्लान करते हैं कि जो एक्चुअल में मतदाता नहीं है उनको हम हटाने की, फिर उनको सिस्टमेटिकली उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई इलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में फेथ, मतलब ये कॉन्फिडेंस आया। इसके लिए हम ईवीएम के बारे में जानकारी करते हैं, हमारे प्रोसेस के बारे में जानकारी देते हैं। फिर फाइनली जिस दिन वोटिंग का डे या पोल डे होता है उस दिन उनको प्रेरित करते हैं कि भाई आके मतदान करें। अभी इस बार स्वीप कार्यक्रम में एक और जोड़ दिया कि भाई जो अंगविकल थे, जो दिव्यांग बोलते हैं, उनको भी हमने वो स्वीप प्रोग्राम से जोड़ा कि पहले वो भी, मतलब एक बहुत ही बड़ा चंक है, बहुत ही बड़ा नंबर में है। मतलब जैसे चूरू जिले में 15,000 से ज़्यादा हम आइडेंटिफाइड, मतलब जो फ्लैग्ड वोटर्स है जो दिव्यांग मतदाता है, तो एक बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम है ये। और इस चुनाव की जो एक बताते हैं कि एक तैयारियां हैं, उस तैयारियों को लोगों को पहुंचाना, उनको अट्रैक्टिव करना, ये एक होता है। और ये स्टैटिस्टिकली भी प्रूव हुआ है कि पुराने, मतलब लास्ट ईयर का अगर हम देखते हैं कि उससे पहले वाला पूरे चुनाव से काफ़ी बड़े लेवल पे, मतलब परसेंटेज लेवल पे वोटिंग हुआ है जी। सर, जो स्वीप कार्यक्रम है उसके तहत अभी कब तक ये गतिविधियां शुरू हो जाएगी? कि वो जिस तरह से आचार संहिता अभी लागू हुई है तो प्रशासन तो एक्टिव मोड में है, आचार संहिता की पूर्णतः पालना और स्वीप कार्यक्रमों को जिस तरह से आपको आगे से निर्वाचन आयोग से निर्देश मिलेंगे उसको पहले मैं आदर्श आचार संहिता के बारे में बताता हूँ। आदर्श आचार संहिता एक ऐसे कोई कानून तो है नहीं, ये एक सभी लोग मिलके एक डिसाइड किए हुए हैं, एक फेयर प्ले का, एक सबको एक ही समान भाव से ट्रीटमेंट हो और इक्वल पार्टिसिपेशन हो और सब लोगों को एक ही लेवल का, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। उसके लिए क्या क्या करना है, इसके लिए ये मतलब एक पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के साथ बीच में एक तय हुआ एक रूल्स है जी, जो हम सब लोग मानते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे यूजुअली जो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब उनमें ज़्यादा पावर होती है, तो उनको भी एक रिस्ट्रिक्ट करने का भी तरीका है कि भाई क्योंकि सैंक्शंस निकालने हैं और इस सब में आपने देखा होगा पाबंदी हो जाती है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, मतलब फिर उसमें कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकता जो वहीं का रहने वाला हो या पहले रह चुका हो या वहीं का कुछ उसके कोई कंप्लेंट्स हो या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या कोई रिश्तेदार हो,
मतलब इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक बहुत ही बड़ा एक लार्ज स्कोप में है, और ये एक हम ब्रीफिंग भी करते हैं उस दिन चुनाव आयोग का डिक्लेरेशन होते हैं, उनके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी दिया। जिस तरह कल आपने हाँ, मीडिया साथियों से और जो जनप्रतिनिधि हैं या जो राजनेता हैं उनसे आपने कल मीटिंग भी की। तो ये एक जनरल अगर आप देखेंगे तो भाई कितने भी पार्टी है, कितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ये लड़ रहे हैं, उन सबको लिए एक फ्री एंड फेयर वो जो उसको मिलना चाहिए, मतलब वो अपने अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार वो कॉम्पीट करे और अपना जो विजन है या वो व्यू रखता है उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको हम देखते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को देखते रहते हैं कि भाई कहीं से भी इन्फ्लुएंस ना हो, वोटर जो है वो इन्फ्लुएंस हो। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हम मॉनिटर करते हैं कि भाई जो कैश फ्लो है उसके ऊपर भी मॉनिटर करते हैं, बैंक का ट्रांजैक्शन पे मॉनिटर करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश को ट्रांजैक्शन में रोकते हैं। जैसे कि फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे डिप्लॉयड है, वो चेक करती है अगर कोई 50,000 से ज्यादा पैसा लेके जाता है, SIT होती है, SIT होती है, और फिर लिकर की जो ट्रांसपोर्ट है उसको चेक करते हैं, जो यूजुअली नहीं होता है। तो ये है कि एक जो इन्फ्लुएंस जो मतदाता को मतदान करने के लिए जो जा रहा है उसको अपनी विवेक से हटके कोई इन्फ्लुएंस करना चाहता है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि नकदी का जिस तरह से मतदाता को प्रभावित करने के लिए, या जो लिंकर का शराब का या कोई भी मदिरा का बता रहे हैं, इनसे सर वाकई जो चुनाव प्रक्रिया है वो पहले से काफी स्वच्छ और पारदर्शी हुई है सर। इसका जिस तरह से जितनी इन पे लगाम कसी गई है, प्रशासन ने जब इस पे एक्शन लिया है तो उनके बहुत अच्छे परिणाम सामने है। इसके लिए हम अपनी एक पूरी टीम को लगा के रखते हैं। एक नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले सभी विजिलेंस विंग के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का विजिलेंस विंग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के विजिलेंस विंग में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट और इनके डिफरेंट नारकोटिक्स बहुत बड़े बड़े विंग्स है, और इनके पास टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल साधन भी है। उसके साथ साथ हमारे जो विंग्स है, जो पुलिस है, प्रशासन के मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं। तो ये इसके वजह से क्या है कि इतना फ्री फ्लो हो नहीं सकता कि ये मतलब शहर में उसकी उपलब्धता इतने बढ़ जाए और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम पहले से उसको चौक करके रखते हैं, जिसके वजह से वो पूरा ये जो इलेक्शन में जो इन्फ्लुएंस पहले हुआ जाता था, पहले मसल पावर या मनी पावर या ये मदिरा या उसके जो इन्फ्लुएंस थी, अभी बहुत ही कम हो गया है। और इसके वजह से कि ऑलमोस्ट ये एक पारदर्शिता बनी हुई है और स्वच्छ भी हो रही है। जी, तो देखिए दर्शकों, कलेक्टर साहब ने बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी है। अक्सर चुनाव का जब माहौल रहता है, चुनाव के माहौल में जैसा कि आपने बताया कि आचार संहिता लगी हुई है, बहुत सारे प्रतिबंध भी है। कैश फ्लो के बारे में आपने बताया है, लिकर्स के बारे में आपने बताया है। कैश फ्लो के बारे में अक्सर कभी कभी आम पब्लिक के आधार पर यदि सोचे तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि कितनी रकम कोई व्यक्ति साथ में लेकर जा सकता है। अक्सर कन्फ्यूजन एक आम आदमी के भी ये रहता है। वहाँ कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है जबकि आम आदमी को जवाब देना पड़ेगा कि मैं ये कैश कहाँ से लेकर आया? जी, मैं बताता हूँ। मैंने आपको कहा कि 50,000 का अबो वो लिमिट हम देखते हैं कि अगर कोई 50,000 से ज़्यादा कैश लेके जा रहा है तो उसको हम मतलब हम सीज करते हैं। हमारी जो भी टीम उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है, उसको रोक रही है, तो उसको सीज करते हैं। बट ये एक प्रोसीजर से जाता है। जैसे कि एक कमेटी बनी है जिला स्तर पे मेरी अध्यक्षता में, वो क्या करती है कि जिसको भी हम जो सीज करते हैं वो इमिडिएटली वो कोषालय में, मतलब हमारा ट्रेजरी में जमा हो जाती है। बाद में वो एप्लीकेशन देता है जो भी आदमी जिसका भी हुआ हो, और वो अपना एक सोर्स बताता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई ठेका चलाने वाला हो, जो पेट्रोल पंप का ओनर हो, उनके कैश आते हैं बहुत बड़े लेवल पे, या कोई ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है बट उसने बैंक ट्रांजैक्शन कर लिया, उसमें कहीं ना कहीं वो प्रूफ देता है। तो हम उसको एक, अगर वो कहीं लिंक नहीं होता है कि कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए वो जा रहा था, तो तब हम उसको रिलीज कर देते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अनलेस एंड अनटिल, मतलब अगर कोई वहाँ में प्रूव नहीं हो कि इसमें कोई ना कोई ऐसी रीज़न की वजह से ये कैश लेके जा रहा था, तो ये हो जाता है। बट फिर भी उस
एक आम आदमी को अगर वो जिस जानकारी नहीं है, इसलिए इस माध्यम से लोगों को एक बार मैं समझाइश भी करना चाहूँगा कि 50,000 से ज़्यादा जो कैश होता है तो उसको कैरी करने में अवॉइड करें, क्योंकि जगह जगह पे नाका लगे हुए हैं, फ्लाइंग स्क्वाड मूवमेंट हो रहे हैं, पुलिस चेक पोस्ट लगी हुई है। तो ये जो भी है एक प्रोसीजर में आएंगे, उसको प्रूफ देने में आपको समस्या आ सकती है, तो इसको अवॉइड करना ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही लेकर जाएं, कैश लेके जाएं। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ देखिए एक ऐसी प्रोसेस होती है, आचार संहिता लग जाती है और बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए भी लगाए जाते हैं और प्रचार सामग्रियों के लिए भी लगाए जाते हैं। पर बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि चतुराई भरी रहती है लोगों में और पर्सनल गाड़ी होती है प्रचार पार्टी का, वहाँ पर ऐसा कुछ नियम प्रावधान कि वहाँ पर उनको बैन किया जा सकता है? उसमें भी नियम है। देखिए, जो भी जो साधन है वो इस्तेमाल करना चाहता है कैंडिडेट जो लड़ना चाहता है, तो उसको हमारे आरओ के मतलब रिटर्निंग ऑफिसर्स से उसको परमिशन लेना होगा, और जो भी लेगा वो जितना भी ले लें उसको वो खर्चे में जुड़ेगा जी। मतलब अगर मैं एक व्हीकल से प्रचार करूँ, 2 व्हीकल से प्रचार करूँ, 10 व्हीकल से प्रचार, 100 व्हीकल से प्रचार करूँ, तो वो व्यय से जुड़ेगा। व्हीकल लिमिटेशंस है 70 लाख है जी। तो क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि भाई खुद ही चतुर होते हैं कि वो उस लिमिट, क्योंकि अगर वो इस लिमिट से बाहर जा जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो ये डमी कैंडिडेट्स को बनाते हैं या कभी कभी ऐसे अपना व्हीकल्स को यूज कर रहे होते हैं। तब अभी सभी व्हीकल्स का परमिशन हमने कहा कि उसकी जो फ्रंट जो मिरर है वहाँ पे चस्पा करना होगा जी, और उसमें नंबर लिखी होगी। अगर किसी को लगे कि वो शिकायत कर सकते हैं कि ये फलाना नंबर का ये जो है जो गाड़ी है, सीविजिल करके एक ऐप है, उसमें वीडियो भी रिकॉर्ड हो सकती है जी। और वो जो 5 मिनट में हमारे पास वो आ जाती है, 5 मिनट का क्लिप बना सकता है, तो उसको बना के अगर वो भेज दे, उस पर हम क्या है कि हमारे पास ये होती है, एक शेडो रजिस्टर होती है, एक जो एक्सपेंडिचर का रजिस्टर जो कैंडिडेट होता है उसी का एक रजिस्टर हम भी बनाते हैं। जो हमारे जो बहुत सारे वीडियो सर्वेलेंस टीम है, वीडियो व्यूइंग टीम है, FST है, तो उन सब से हम क्या एक रजिस्टर बनाते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या किया, तो उसमें हम जोड़ते रहेंगे। अगर कोई ऐसा आदमी है जो डमी कैंडिडेट बोलते हैं उसको, हम डमी कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, भाई यू आर ए डमी कैंडिडेट ऑफ दिस पर्सन। वो सर उसकी गतिविधियों से कहीं ना कहीं पता लग जाता है। हाँ, पता लग जाता है। वो से समझ लीजिए उस रैली में वो खुद ही जा रहा है, तो वो प्रचार करता हुआ पूरी तरह से निकल रहा है। उसको हम प्रूव करके उसका जो भी खर्चा हुआ उसको हम जोड़ दें। जी सर, यहाँ तक जो अभी जो रेट लिस्ट है वो भी आपके द्वारा कुछ तो निर्धारित कर दी गई है, हाँ। और कुछ कर दी जाएगी। जैसे समोसा इतने का, अगर जलेबी इतनी किलो आ रही है तो ये चुनाव खर्च में जुड़ जाएगी, क्योंकि बचने के तरीके, जैसे लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं, बचने के तरीके जो कैंडिडेट है खर्चा अपना बहुत कम से कम दिखाना चाहते हैं। ये तो जैसा मैं हमारे जो है कि बहुत कम खर्चा दिखाई देता है, फिर भी अगर मॉनिटरिंग करें तो हम इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसको इस बार बहुत ही सख्ती से हम करेंगे। सर, ऑब्जर्वर कब तक सर यहाँ? ऑब्जर्वर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन में आ जाते हैं 18 तारीख के आसपास। उसके बाद में जो खर्चों का हिसाब किताब है या उन पे जो नहीं, खर्चों का हिसाब तो 10 तारीख है हमारा नॉमिनेशन डेट। अच्छा। जब वो आदमी कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर देता है जी जी, उस दिन से उसका खर्चा जोड़ना स्टार्ट हो जाता है। नामजदगी के बाद जब से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, वो कैंडिडेट बन जाता है, उसका एक रजिस्टर और उसका एक्सपेंडिचर जोड़ने लगता है। जी, तो बहुत सारी देखिए जानकारी आपने दी कैंडिडेट्स के बारे में। अब एक आम मतदाता की ओर हम यदि चलें, आम मतदाता, क्योंकि वही आज का राजा वही है। वो जब वोटिंग करने आ रहा है किसी भी बूथ पर, वो जाएगा, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। इस बार के चुनाव में क्या कुछ विशेष मतदाता के लिए किया जाएगा? कौन कौन सी सुविधाएं? क्योंकि सभी मतदाता इस समय हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर सुविधाएं उनको मिलेगी। हमारे चूरू जिले में 1562 मतलब 1562 पोलिंग स्टेशन है जी, और इसमें पहले हमने एक बोलते हैं AMF है ना, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी। एक बूथ में मिनिमम ऐसे फैसिलिटी होना चाहिए कि भाई आप कितने देर तक जाते हैं, कोई भी जाता है कि एक लंबी क्यू भी हो सकती है और
या वो इमिडिएटली जाएगा वोट करके आएगा। तो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी बोलते हैं, आधारभूत सुविधाएं, मतलब वो बोलते हैं कि वाटर कनेक्शन होना चाहिए, मतलब पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए, चाहे मतलब वो ऐसे नहीं धूप में खड़ा हो, उसको हम उस व्यवस्था करते हैं। और उसका एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, मतलब वहाँ जाए तो उसको मतलब लाइट की व्यवस्था हो, पंखे आदि की पंखे आदि, मतलब उसको जाए तो उसको लगे कि भाई वहाँ पे लाइट वाइट है और वो वोटिंग इजी फील हो, ये उसको पता ही नहीं लगे अंधेरा है। और एक होती है कि रैम्प्स हो, मतलब जो मिनिमम जो अगर कोई विकलांग व्यक्ति आ जाता है या एज्ड व्यक्ति आ जाता है उसको अगर व्हील चेयर में आता है तो उसको रैम्प हो, इस टाइप से एक AMF फैसिलिटी हम इंश्योर करते हैं, है ना। उसके साथ साथ एक यूजुअली एक बूथ के बाहर एक बूथ लेवल एजेंट भी रहता है, वो उनको गाइड भी करता है कि क्योंकि कोई किसी को पता भी नहीं होता, इन्फॉर्मेशन इज द बिगेस्ट थिंग, कि लोगों को पता हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। ये गाइड करने के लिए भी एक बंदा इस बार रखा गया है या हमेशा के लिए होता है? हमेशा ये हर जगह BLO तो हमेशा रहता है, और इस बार ये गाइड रखने का प्लान है, स्पेशल गाइड। सर एक चीज हो रही है इस बार, हमारा जो स्काउट एंड गाइड्स और NCC के जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रखते हैं। जी सर, एक चीज आई है कि इस बार जो निर्वाचन आयोग या आप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो स्लिप घर घर दी जाती है, सिर्फ उसके द्वारा मतदान नहीं होगा, उसको साथ में अपना पहचान का जो दस्तावेज बनाई गई श्रृंखला, उनमें से वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो भी साथ में देना होगा। जी, मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ कि 18 साल का हो जाए, मतलब आप कोई आदमी कोई भी हो सकता है कि वो घर बैठे सोच रहा होगा कि मेरा 18 साल हो गया और मैं अभी मैं आई एम एलिजिबल, आई विल गो एंड वोट। बट ये है कि भाई उसको तभी अधिकार मिलेगा जब उस लिस्ट में उसका नाम हो, जो इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, उस रोल बहुत सारे चीज, मतलब एक तो हमारा BLO घर घर जाता है, कैंप लगाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों से बनती है। तो उसमें अगर उसका नाम उसमें जुड़ जाता है उस लिस्ट में, मतलब एक बूथ में 900 वोटर्स है, उस 900 वोटर में उसका नाम आ गया, तब वो एलिजिबल हो जाता है फर्स्ट। फिर क्या होता है, उसको हम एपिक कार्ड देते हैं, उसके फोटो ID लेके फोटो लेके हम उसको एक एपिक कार्ड देते हैं, इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो एपिक कार्ड तो ऑलमोस्ट सबके पास है अभी, हमारे यहाँ 99.9% वोटर्स है जो जिसके पास एपिक कार्ड है, और रिमेनिंग के लिए भी हम अभी कुछ दिनों में बांट देंगे। अब क्या होता है कि एपिक कार्ड, पहले क्या होता था, एपिक कार्ड की संख्या बहुत कम थी, मतलब नंबर ऑफ जो रीच थी वो अराउंड 70-80% होगी। बट अभी चुनाव आयोग की प्रयास से, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की प्रयास से 99.9% हो गया। इट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब पूरे देश में ऐसा ही है। तो क्या होता है कि पहले हम एक गाइड के लिए, एक गाइडेंस, मतलब लोगों को क्या होता है कि फिर भी मेरे पास वोटर ID कार्ड है, जरूरी नहीं है कि वोटर ID कार्ड में सब इन्फॉर्मेशन, ये नहीं पता कि भाई उस लिस्ट में आप किस नाम पे हो, ये नहीं पता है, बूथ पता नहीं होता है, क्योंकि बीच में शफलिंग होता रहता है, उसका रैशनलाइजेशन करते रहते हैं। तो क्या पहले कोई 72 बूथ में होगा, अभी वो 73 बूथ में डाला होगा, तोड़ के हमने दूसरा बना लिया, उसको एपिक कार्ड से इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगता कि मेरा बूथ कौन सा है। तो वो काफी बार क्या होता है कि इसका मतलब ये भी नहीं है एपिक कार्ड आपके पास है तो आपका ये प्रूफ, ये ओनली आइडेंटिटी कार्ड है, इसका प्रूफ नहीं है कि आप उस लिस्ट में नाम है। नाम किसी भी कारण भी कर सकते हैं, क्लरिकल मेथड भी हो सकती है, या कोई आपके कोई शिकायत कर दिया, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसके वजह से भी कोई, या हमारा BLO जब घर गया था तभी भी आपका वहाँ थे नहीं, या किसी ने कह दिया कि ये रहता ही नहीं है, तो हमने काट दिया कि एपिक कार्ड इज नॉट ए प्रूफ। तो क्या होता है कि हम एक वोटर स्लिप्स देते थे कि एक तरीका है कि भाई आपको आइडेंटिटी, कि भाई ये आपका चिट है कि भाई ये आपका फलाना जगह पे आपका वोट है, ये था। उसको पहले हम एक मानते थे, क्योंकि हम खुद ही दे रहे हैं, तो उसको हम मानते थे कि भाई इट इज ऑल्सो ए वैलिड प्रूफ, जस्टिफाइड। बट लोग, आपने कहा कि बख्शातिर लोगों ने उसको भी फोटोकॉपी करके, मतलब कहीं ना कहीं मिसयूज करने का प्रयास किया होगा, या इलेक्शन कमीशन ने इसको सोचा होगा कि मतलब राइटली भी सो, कि उन्होंने ये कहा कि अभी 99.9% आपका आ गया, 100% तक हम जा रहे हैं कि एपिक कार्ड। तो वोटर स्लिप इज ओनली फॉर गाइडेंस, उसको गाइडेंस के मतलब आपको फलाना बूथ में जाने के लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं, बट एपिक कार्ड लेके आए तो उसको कोई प्रूफ देने की, मतलब आइडेंटिटी कार्ड प्रूव करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा भी
दूसरे दस्तावेज है, अगर वो वोटर स्लिप लेके आता है, से समझ लो उसके एपिक कार्ड खो गई है, तो दूसरे स्लिप वोटर स्लिप ही लेके आ जाता है, तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको मतलब उसको अपना आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और हमारे जो गवर्नमेंट से निकले हुए ऑफिशियल आईडी कार्ड, ये सब अलाउ किया हुआ है। 12 दस्तावेज है, उसको लेके नरेगा का जॉब कार्ड। बट ये अपील ये है कि ये हो सकती है किसी काफ़ी लोगों ने आगे बहुत बड़ी संख्या से मतलब घर से निकल के आ गए और ओनली वोट, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, हाँ, वोटर स्लिप लेके आए और इस बार के ऊपर मना कर दे और लार्ज स्केल पे वापस जाए, मतलब एक बिना बात के एक टाइम का भी वेस्टेज है और हमारे लिए भी एक कन्फ्रंटेशन का इश्यू हो जाता है। भाई वो बार बार बोलता रहेगा नहीं वो तो पहले होता था, ये होता था, दूसरा माहौल बन जाता है। दूसरा माहौल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को ये अवेयर हो जाए, इट इज़ नॉट द फाइनल, मतलब वोटर स्लिप इस सिंगल डॉक्यूमेंट से नहीं होगा, ओनली गाइडेंस स्लिप है, अपने आइडेंटिटी कार्ड, एपिक कार्ड लेके आना ही होगा जी। तो देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं और हमारे दर्शकों को बहुत काम आएगी ये। कुछ ऐसी बातें भी है, जैसे कोई कॉलेज है, टीनेजर है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, अभी एग्ज़ाम के मूड में है, अप्रैल 1-2 तक ख़त्म हो जाएंगे एग्ज़ाम, वहाँ पर उसको दिमाग में आएगा कि अरे मुझे तो वोट करना है, मेरा तो आईडी कार्ड बना ही नहीं अभी तक, अब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए, वोट अगर कोई अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जोड़ना चाहता है, ये यूजुअली क्या होता है कि हमेशा चलता, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नाम जोड़ना है कंटिन्यूस प्रोसेस। बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली दैट, अगर अभी जो है, जैसे कि अब आपको बताना है कि इलेक्शन के प्रोसेस के टाइम में जब नॉमिनेशन फाइनल हो जाती है, नॉमिनेशन मतलब फाइनल मतलब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होती है, उस दिन से इलेक्शन प्रोसेस तक ये जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। मतलब अगर अभी कैसे मतलब अप्रैल 2 में उसको जग गया, तो अप्रैल 10 तक उसको टाइम है कि वो एप्लीकेशन दे दे, हमारे BLO को दे दे, ERO को दे दे, ऑनलाइन दे दे, वहाँ पर वो अपना आईडी कार्ड बनवा सकता है, वोटर बनवा सकता है। तब तक अप्रैल 10 तक वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले सकता है BLO से। और उसकी एज, हाँ, एज लिमिट उसकी क्या, कहाँ तक काउंट की जाएगी? नहीं, 1/1/2019 मतलब वहाँ तक 18 ईयर्स का वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, 1/1/2019 में 18 साल होना चाहिए, ये एक कट ऑफ पीरियड है। 2/1 में हुआ तो नहीं हो पाएगा, उससे पहले हुआ तो हो जाएगा। चलिए जी सर, ये बात चल रही कि जो मतदान है उसका प्रतिशत हर जो चुनाव है उसमें बढ़ाने की मंशा रहती है प्रशासन की और ऊपर से नीचे तक। तो सर, ये जो पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं इनका निर्धारण कई बार स्थायी रूप से कर दिया जाता है, कुछ पोलिंग बूथ को बदला भी जाता है, उनकी संख्या में बदलाव किया जाता है। तो इस बार कोई क्या इस तरह का है कि जो मतदाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा सहज हो और वो बहुत आसानी से अपने बूथ तक पहुँच सके, उसका एरिया वाइज के हिसाब से? देखिए, ये हमारी स्वीप का भी एक गतिविधि होगा और अब जो भी प्रोग्राम हम करेंगे वो बूथ सेंट्रिक होंगे, बूथ पे केंद्रित होंगे, क्योंकि लोगों को पता हो कि ये फलाना जगह मेरा बूथ है जी। और जो बूथ जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन को हमारे यहाँ से भेजा गया है, वो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब वो यूजुअली हम कंडीशंस है, बहुत सारे कंडीशंस है और राजनीतिक पार्टी से भी हमारा चर्चा होती है, क्योंकि उनको भी बताया जाता है कि ऐसा ना हो कि भाई हम कहीं किसी भी उनको लगना नहीं चाहिए कि हमारा पर्टिकुलर वोटर्स को बहुत दूर छोड़ दिया, इस टाइप से। कंडीशन है कि मिनिमम 2 किलोमीटर तक उसका होना चाहिए, मतलब एक वोटर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए, वही हमारा कंडीशंस होती है। और एक इस बूथ में हम ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं अनलेस, और इसमें गवर्नमेंट प्रीमाइसेस को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और अभी विधानसभा से और यहाँ अभी तक तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सर, ये जो मतदान प्रतिशत कम रहते हैं जिन बूथों पर, उनकी अलग से लिस्ट बनाई गई है इस बार? हाँ, वो हम लास्ट जो इलेक्शन है, देखिए असेंबली इलेक्शन सेपरेट है, विधानसभा लोकसभा इलेक्शन सेपरेट है, तो हम लास्ट ईयर में लास्ट जो 2014 में जो मिनिमम जो वोटिंग हुए थे उसकी हम लिस्ट निकाल के वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। हम देखते हैं कहीं ऐसे तो नहीं, कहीं यहाँ पे हिंड्रेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये वल्नरेबल एरिया, ये सब कंसेप्ट है। वल्नरेबल एरिया मतलब कहीं ऐसे तो नहीं है कि कोई जातिगत हो, कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, या कोई ऐसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटिमिडेटर टाइप सा आदमी हो जो लोगों को डरा रहा है वोट डालने में, तो उसको चेक करते हैं। अगर वहाँ पे वो कोई ऐसे सिचुएशन है तो उसमें पाबंद करना है या उसको अरेस्ट करना है या उसको कोई
अदर तरीके से समझाना, ये सब हम काम करते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस भी बिल्डिंग करते हैं। अगर कोई अपैथी है तो क्या रीज़न होगा, इसको भी हम चेक करते हैं। एसवीएफ गतिविधियाँ बढ़ाते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। तो ये ऑन प्रोसेस में है और कर भी रहे हैं। सर, नौह और भादरा जो 2 विधानसभा क्षेत्र है वो हमारे सूरत जिले में नहीं है, तो उन पर गतिविधियां जो भी चलेगी या जिस तरह से मतदान प्रक्रिया, जब तक मतदान का पूरा कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता चुनाव का, तो वो सब चीजें सर आपके अधिकार क्षेत्र में रहेगी या फिर आप जो अपने हनुमानगढ़ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनसे कोलैबोरेशन रखेंगे? एज ए डीओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वो हनुमानगढ़ के कलेक्टर साहब के पास ही रहेगा। वहाँ का संपूर्ण प्रक्रिया, नॉमिनेशन और ये सब जो भी होता है, नॉमिनेशन नहीं, पोलिंग बूथ का चयन और काउंटिंग तो नहीं, काउंटिंग नहीं, नॉर्मल जो नॉमिनेशन और कैंडिडेट का जो जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, नॉमिनेशन, काउंटिंग, वो जो है रिटर्निंग ऑफिसर का जो दायित्व में आती है वो तो शुरू में होगा। बट जो इलेक्शन ऑफिसर के मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं नाम जोड़ना, ये पोलिंग बूथ डिसाइड करना, वहाँ स्वीप की गतिविधि करना, वहाँ एएमएफ फैसिलिटी की अवेलेबिलिटीज देखना, ये सब तो वो हनुमानगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में है। जी, तो साथियों देखिए, एससीएन टुडे परिवार और हमारे परिवार के साथ आज जुड़े हुए हैं जिला कलेक्टर महोदय, और बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे सभी साथियों के लिए दे रहे हैं, एक आम मतदाता होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक आम मतदाता हूँ। क्यों लगी हुई है, वोटिंग का दिन है, क्यों लगी हुई है? क्योंकि इस बार वो 7 सेकंड वाला एक समय दिया गया है कि जो स्लिप है वो 7 सेकंड वीवीपैट क्यों लगी रहती है, और एक निश्चित समय होता है वहां तक वोटिंग होनी है। क्या उसके बाद में भी वोट करने जा सकती है क्योंकि लंबी लाइन लगी है? क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? क्या प्रोसीजर होता है इसमें? नहीं, ये जो टाइमिंग ऑफ पोलिंग है 8 से 5 विधानसभा में थी, इसको टाइमिंग डिसाइड तो इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाती है। इसका टाइमिंग अभी तक आया मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई चेंजेस किए हैं। चेंजेस हो भी सकते हैं कि वोटर्स बढ़ाने के लिए। ये मांग चल रही है, मांग भी चल रहे होंगे, और ये उसका मतलब जैसे आए थे वो अभी तक तो जो डिसाइड मेरे अभी नॉलेज में नहीं है, बट ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन की परिधि में है। बट बड़ा सिंपल तरीका है कि हमने उसकी वीवीपैट में वोटिंग करा के भी देखे हैं, मॉक पोल भी करके देखे हैं जी। मतलब ये वीवीपैट एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी हो गया। पहले जो आपको बटन दबा देते तो वो पता लग जाता था कि वहाँ पर्टिकुलर एरिया पे रेड मार्किंग का एक साउंड भी आता था। अभी तो एक पर्ची निकल के आती है कि भाई व्हाट यू हैव प्रेस्ड एंड व्हाट इज सेम, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 सेकेंड का डिफरेंस आती है। और जैसे हमने 1400 वोटर्स डाल के रखे हैं, तो ये मतलब फास्ट में हो जाता है, मतलब ये समस्या नहीं है। मतलब आपने जो कहा कि अगर आपने लाइन में खड़े हैं, आप आ गए हैं या आपने 5 बजे से पहले आ गए हैं, जैसे 5 बजे इधर कट ऑफ है, तो सबको एक पर्ची दिया जाता है और सबको इंश्योर किया जाता है कि सब लोग वोट डाल के जाएंगे। यानी जो अंदर घुस चुके हैं बूथ के नहीं, बूथ के अंदर क्यों लगा चुके हैं, बूथ तो बाहर भी हो सकती है। तो वो क्या करता है, 5 बजे से वो जो होता है ना, तो लास्ट आदमी से वो स्लिप देना स्टार्ट कर देता है। एक को स्लिप करते आ जाता है कि एक करते करते आ जाता है। तो जो लास्ट जो स्लिप ले लिया है वो जो है, यानी लास्ट 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट जो फ्रंट तक है ओपनिंग में आ जाएगा। वो सबको इंश्योर किया जाता है कि अगर आपके पास स्लिप आ गया तो आप वोट डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है ये। एक देखिए जानकारी हमारे साथियों के लिए भी जरूरी है। इसी के साथ साथ में देखिए एक चर्चा चल रही है, विधानसभा चुनाव से भी है, और हमने भी देखा है पिंक बूथ, बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट प्रशासन के द्वारा दिया गया है। इस बार पिंक बूथ की क्या कॉन्सेप्ट रखी गई है, कैसा क्या इसकी रूपरेखा? अभी वो पिंक बूथ पुराना कंप्यूटर, अभी एक ऑल विमेन बूथ जी, ऑल विमेन बूथ बोलते हैं इसको। मतलब यहाँ सभी जो है कर्मचारी, जो PRO, PO1, PO2 सब महिला होंगे। इट इज एक प्रमोट करने के लिए भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट की भी है, और मतदाता मतलब विमेन मतदाताओं को प्रमोट करने की भी है। ये लास्ट टाइम भी हुई थी, इस टाइम भी होगा, जिससे वो एक मैसेज भी जाता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर बूथ में आइए कि सब लोग यहाँ वोटिंग कर सकते हैं।
इवन जो वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक संकेत है। तो ये एक इट इज़ ए वे टू अट्रैक्ट कि वो उसमें वो हो जाए। इसमें बाकी सब प्रोसीजर तो सेम रहता है। सेम रहेगा। सर, नामांकन प्रक्रिया जब शुरू होगी उसमें भी अभी हमारे लिए काफ़ी वक्त है, तो इस दौरान जैसे कि आप बता रहे थे कि एक तो जो युवा मतदाता जो 18 साल का हाल ही में हुआ है, उसके लिए आप बार बार प्रशासन ये अपील कर रहा है और जानकारी भी दे रहा है, प्रचार प्रसार भी कर रहा है कि जितने जो नए मतदाता हुए हैं और मतदान कर सकते हैं उनको नाम जुड़वाना चाहिए। एक तो मुख्य तौर पे अभी ये काम चलेगा मेरे ख्याल से, और दूसरा जो आदर्श आचार संहिता है उसमें किस तरह की चीजें जो चाहे मीडिया के थ्रू हो या एक अन्य जो सोशल मीडिया है, इसमें इलेक्शन काफ़ी बड़ी प्रिपरेशंस भी होती है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक्सरसाइज भी है। ईवीएम प्रिपरेशंस है, ईवीएम का जो फर्स्ट लेवल चेकिंग और सेटिंग ये सब करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी जो टेंडर प्रक्रिया है, हमारा प्रोक्योरमेंट है, ये सब हो रही है, मतलब ऑन द प्रोसेस में है। और इस दौरान जो फोकस ये भी रहेगा, आपने कहा सही कहा कि भाई कहीं पे भी ऐसा नहीं हो कि भाई एक आदमी भी हमने इतना प्रमोट कर रहे हैं और वो चाहता है और वोट डाल नहीं पा रहा है, ये भी नहीं हो। तो इसलिए ये भी हम फोकस करते हैं। मतलब इस बार जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ, जो ये हमने एक अभियान चलाया था, उसमें 39,000 वोटर्स आए जी। 39,000, 1 लाख से ऊपर हमारे 18 साल से 19 साल के लोग 1 लाख से ऊपर है। सर, विधानसभा चुनाव के बाद से जो विधानसभा अभी 3 महीने पहले जो मतलब हुए उसमें 39,000 लोग नए जुड़े हैं। बहुत अच्छी बात है। 39,000 नए युवा मतदाता जो 18-19 साल के हुए हैं, वो पहली बार वोट डालेंगे लोकसभा में। 2019 की जो सरकार है उसको अपने अंगुली के बटन से दबा के करेंगे। ये बहुत एक अच्छा सर, ये जो चीजें हैं लोगों को किस तरह से सर मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि जो नाम जुड़वाना उसके लिए भी प्रेरणा एक बूस्ट करना पड़ता है कि भाई आपको करना है। लोग सोचते हैं मेरे एक वोट से क्या होगा। अभी आया था कोई क्या बोलते हैं कि एक कॉमिक आया था कि धृतराष्ट्र जो है महाभारत युद्ध होने के बाद पूछता कि मेरे 100 के 100 बच्चे मारे गए, मेरा पूरा राज्य तहस नहस हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, इसका रीजन क्या है करके वो अपने जो एडवाइजर है संजय से पूछता है। तो बोलता है कि आपको 2 बार वोटिंग की ऑप्शन दी गई थी। एक तो जब द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हो रहा था तब आपको वोटिंग डालने की ऑप्शन दिया गया था, आपने वोट नहीं डाला, मना नहीं किया आपने। हाँ, फिर जब श्री कृष्ण जी आए थे आपको एक संधि की प्रस्ताव लेके, तभी भी आपने वोट नहीं डाला। दोनों टाइम आपने वोट नहीं डाला था। दैट इज द रीजन कि आप अब आप बोलने के अधिकारी नहीं है। बहुत ही सुंदर माध्यम से आपने समझाया। चुनाव के बाद में जब सरकार का गठन होता है तो किसी व्यक्ति की पसंद की सरकार बनती है, कोई व्यक्ति किसमें कमी निकालता है, लेकिन कमी वो ही निकालने का हक रखता है जिसने मतदान किया। ये मतदान प्रक्रिया में भाग लेना सबसे बड़ा हमारा उत्सव है, पर्व है हमारे लोकतंत्र का, तो ये इसमें भाग लेना बहुत ही जरूरी है। सर, जब अभी से जो संभावित उम्मीदवार है उनकी तरफ से अभी से अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी गई है, उस तरह के दौरे, उस तरह के कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू कर दिए राजनीतिक दलों ने, तो उनकी सर मॉनिटरिंग के लिए क्या किस तरह से कमेटी का गठन किया गया है, क्या किस तरह से जो संभावित उम्मीदवार रखते हैं कि ये जब तक वो नॉमिनेशन नहीं लगा देते हैं तब तक तो हम उसको कैंडिडेट नहीं मानते हैं जी। बट कोई भी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस में इंक्लूड हो जाता है। अगर वो कैंडिडेट ही हो या वो मतलब भावी उम्मीदवार हो या वो नहीं हो या वो मतलब वो लड़े ही नहीं जी, है ना, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ईच एंड एवरी पर्सन के लिए है। तो मतलब उसके बाद हमने 144 लगा दिया। अगर आप सभा करना चाहते हैं परमिशन, इट इज कंडीशन, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं है, ये सबके लिए हो गया। 144 तो एक सीआरपीसी का ये हो गया, सबके लिए हो गया। अगर कोई मतलब वो उसमें हमने अवॉइड शादी ब्याह छोड़ते हुए, मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है या हमारे जो यूजुअल होते हैं उनको छोड़ते हुए बाकी सब जो आंदोलन जो भी होता है वो सबको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। मतलब हर रैली, हर जो सभा है वो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि प्रशासन इलेक्शन में बिजी है, वो अपने रिसोर्सेज को मॉनिटर कर रहा है, पुलिस फोर्स की मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड है। अगर कोई से फॉर एग्जांपल एक्स जगह पे कोई एक रास्ता नहीं बना करके कोई आंदोलन करना चाहता है, उसको भी परमिशन लेने की जरूरत है जी।
जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकल प्रचार के लिए वो ले रहा है। अगर वो आंदोलन भी करना चाहता है कि उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें वहाँ पे एक पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय करना, मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय करना, वो हमारा प्लान में डालना पड़ता है कि वो हमें नॉलेज में होना पड़ता है। तो इसलिए वो ये सभी जो आप प्रक्रिया कह रहे हैं, अगर कोई घर पे कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पब्लिकली वो कर रहा है, रैली कर रहा है, कोई कर रहा है, तो उसको परमिशन की ज़रूरत है। और उसके अन्य जो है वो जो कहाँ वो अपना देख रहा है क्या, वो तो सब करते ही हैं, इसमें अपना बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो बेस्ट देने के लिए उसमें हम प्रशासन का कोई दखलअंदाजी नहीं। जी सर, पेड न्यूज़ का भी एक बहुत उससे काफ़ी अंकुश लगा है इन चीज़ों पे, क्योंकि खर्चे बचाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आती हैं कि मॉडिफाई कर दी जाती है खबरों को। तो सर ये जो पेड न्यूज़, इसके लिए एमसीएमसी कमेटी का गठन किया जा सकता है क्या? अभी मॉनिटरिंग शुरू होगी? हाँ, मॉनिटरिंग तो इनफैक्ट पेड न्यूज़ की हमेशा चलती है। पेड न्यूज़ मतलब ये है कि अपना एडिटोरियल कंटेंट में अगर आप कोई एक किसी का प्रचार कर रहे हैं, नीड नॉट बी पॉलिटिकली हो, वो कोई एक कंपनी का भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट का भी हो सकती है। एडिटर को हम बहुत मतलब एक हाई लेवल का मानते हैं, पत्रकारिता को भी एक हाई लेवल पे मानते हैं, एक मॉरलिटी होती है। और इन जनरल भी प्रैक्टिस भी होता है कि वो जो फैक्ट्स है वही बताते हैं, और फैक्ट्स के अलावा वो कुछ भी ऐसे विदाउट प्रूफ नहीं बताते। बट कुछ ऐसे होते हैं कि कहीं पे भी जो एडिटोरियल कंटेंट में, मतलब उसकी हार्ट में, पत्रकारिता में आप जब कोई भी आप न्यूज़पेपर में ले, उसमें एडवर्टाइजमेंट है, उसमें अर्न करने की। अब एडवर्टाइजमेंट लिख के आप बता दे, लोगों को समझा दे कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट है, तो और लोगों को पता लग जाए कि एडवर्टाइजमेंट में प्रचार कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बड़ी क्लियर कट मतलब एक पेपर ने क्लासिफाई कर दिया, दिस इज एडवर्टाइजमेंट। बट वो अपनी व्यूज, मतलब एक एडिटर का एक व्यू को देख रहा है, बट उसमें व्यू में बार बार एक पर्टिकुलर हिंट हो रहा है, तो वो जो है ना उसको हम देखते हैं। और इसमें दो तरीके हैं, एक तो हम उस न्यूज़पेपर या वो प्रिंट मीडिया हो या वो यानी अदर मीडिया हो, मतलब विजुअल मीडिया हो, उसका शिकायत तो हम करते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में, मतलब उस पेपर के खिलाफ, उस एडिटर के खिलाफ। इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन वहाँ को उनके यहाँ से भी हो जाती है। बट जो कैंडिडेट है, जो एक्चुअल पर्सन है, अब क्या होता है कि अब का जो बनने वाला है, उसके खर्चे में जोड़ देते हैं एडवर्टाइजमेंट मान लेते हैं हम उसको। तो मतलब वो जो चोरी छुपे वहाँ पे कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट मतलब बहुत हैवी कॉस्ट है, यानी 1-2 लाख रुपए का कॉस्ट आ जाता है। यानी कि सेंसिटिव खबर बनाकर छपवाना, नीचे एडीवीटी नहीं लिखना, तो वो एक उसका पर्सनल एड माना जाता है। नहीं, ओपिनियन तो दे सकते हैं, कोई भी ऐसा हो, मतलब बट वो आ रहा है, वो क्लियर कट हमें पता लग रहा है कि ये एक वन साइडेड है। तो या वन साइडेड में भी वो लग रहा है कि भाई एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं, मतलब ये बहुत इजी है पकड़ना, ऐसे बड़ा चढ़ा के उसको दिखा रहा है, वही एक ही पर्सन का बता दिया या उसके बारे में बता दिया, तो इसको करते हैं। काफी सुधार हुआ सर इन चीज में, आजकल देखते हैं टीवी पर एडीवीटी या आने लग गया। वो पूछे थे उनको कैसे करें, फिर आप उसको एडवर्टाइजमेंट क्लियर कट आप बता दीजिए तो हमें पता लग जाएगा। इसके अलावा भी एमसीएमसी कमेटी क्या करती है, जैसे स्पेशली वो विजुअल मीडिया के लिए है, क्योंकि वो विजुअल मीडिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए कि भड़काऊ हो, या कोई एक पर्टिकुलर वो एडवर्टाइजमेंट भी दे रहा है तो हमारे यहाँ से सर्टिफाई होता है, मतलब वो एक ध्यान में रखने की बात है कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जाता है तो वो सर्टिफाइड होती है कि उसमें जो कुछ कंटेंट्स हैं उसको हम काट देते हैं या उसको सर्टिफाई करते हैं। चलिए, तो ये तो देखिए बहुत सारी बातें हुई कैंडिडेट्स के बारे में और मतदाताओं के बारे में। कुछ एक सेंसिटिव पॉइंट्स पिछले दिनों हमने देखा भी था कि क्योंकि आम मतदाता है, वोटिंग करके चला जाता है, उसको लगता है कि मैंने अपना वोट कर दिया है। कुछ खबरें ऐसी उड़ी थी, आई भी थी कि कुछ वोटिंग मशीन्स होटल्स में पाई गई थी, कहीं इधर उधर भी मिली थी। इनमें सुधार के लिए चुनाव आयोग ने क्या कुछ कदम उठाए हैं ताकि ऐसी स्थितियां दोबारा सामना नहीं करना पड़े? जी देखिए, ईवीएम संपूर्ण जिम्मेदारी जो उसका रखने का होता है वो जिला प्रशासन का, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का होता है, और इसको हम बहुत ही मतलब प्रोटेक्शन में रखते हैं। जी, हमारा वेयर हाउसेस बना हुआ है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों हुआ है, वहाँ 1-10 का जाब्ता लगा हुआ है, वो मॉनिटर कर रहा है।
अभी प्रिपरेशन स्टेज में हम जब भी प्रिपेयर ओपनिंग करते हैं या क्लोज करते हैं तब हम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं, जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसको हम इन्फॉर्म करते हैं, आए उसमें देख के उसको मतलब उनको वेलकम करते हैं कि भाई आप पेपर चेक करके देखिए, मॉक पोल करते हैं। मतलब हम मॉक पोल इतना रिगरसली करते हैं, बहुत सारे इसमें 1400 वोट डाल के, 1200 वोट डाल के, 1000 वोट डाल के ऐसे हम करते हैं कि सो दैट कि उस सभी का हम एक प्रूफ रखते हैं जी कि हमने जो जो हमने मशीन्स किए थे उस सब का एक प्रूफ है कि वो थोरोली चेक्ड हो गया है। और ये एक बीएल इंजीनियर मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं इसकी चेक, मतलब इट इज़ अ वेरी फुल प्रूफ, मतलब रिगरस टेक्निक है जी। उसके बाद आप देखिए क्या होता है कि जो फर्स्ट लेवल चेकिंग हो जाता है, और फर्स्ट लेवल चेकिंग में कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट तो बाद में पता चलता है कि भाई नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद में पता चलता है। फर्स्ट लेवल चेकिंग प्रिपरेशन तो हो गया, उसके बाद जो कैंडिडेट का जो अलाइनमेंट है, मतलब जो कैसे वो उस बैलेट यूनिट में हमें पता ही नहीं है कि 10 आएगा 15 आएगा, वो तो हमें पता नहीं है, नॉमिनेशन हुआ ही नहीं है। उसके बाद जो अलाइनमेंट भी है ABCD मतलब जो डिक्शनरी है उसके अनुसार पहले वो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, इंडिपेंडेंट, इस टाइप से वो अपने इसमें आता। कोई फिक्स ही नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते ये 1 में यही पार्टी है कि ये कुछ भी फिक्स नहीं है, वो रैंडम है। उस रैंडम होने के बाद उसको जो प्रिपरेशन होके फिर उसको हम बस उसको नेक्स्ट ओनली होता है कि उसको चिपकाना, तो हम चिपका देते हैं कि और उसको लॉक कर देते हैं। तो मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि भाई कौन सा बटन में क्या आएगा, ये पहले वाला जो, और ये एक स्टैंड अलोन मशीन है और इसको मतलब कहीं पे भी वायरलेस सिस्टम कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब दूर से भी कहीं से भी ये नहीं हो सकता। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है कि हमेशा इसके साथ एक पुलिस कर्मचारी रहता है इनिशियली। जब उसमें एक बार पोल मतलब जब जाते हैं तो उसमें जो हमारा डायरेक्शन ये है कि वो ऑफिशियल प्रीमाइसेस में रहेंगे जी। मतलब कुछ ऐसी गलतियां की हैं उनके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिया गया है, और अब हमें उनका सेंसिटिविटी भी लोगों को बताया गया है कि आप जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है जिसको दिया जाता है, तो अभी इस बार ये आ गया कि जो भी ईवीएम जाएगा वो मतलब सेक्टर मजिस्ट्रेट हो कोई भी हो, उसमें जीपीएस मशीन, उस व्हीकल में जिस व्हीकल को दिया गया वो जीपीएस मशीन डाला जाएगा, जो वहाँ पे जीपीएस लगाया जाएगा, सो दैट वो पता लगे कि भाई एक जा कहाँ है, लोकेशन का पूरा, यानी एक पूरी तरह से चुनाव आयोग ने सख्ती इस बार किया है। चलिए, नई नई चीजें जुड़ती जाती है, जब जब चुनाव होते हैं तब जो इलेक्शन कमीशन है वो उन चीजों से सबक लेता है, और जो सुझाव भी लोगों के आते हैं उनसे भी सुधार की गुंजाइश रहती है, और इन सभी गुंजाइश से, उस स्वीप की गतिविधियों से और प्रशासन की मेहनत से, जिला निर्वाचन अधिकारी की पूरी कर्मठता से बेहतर चुनाव परिणाम और जो बेहतर मतदान है वो सामने आते हैं। तो उस मतदान प्रतिशत से ही एक सबसे बड़ी बात सामने आती है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने या जो संबंधित आरओ है उसने कितनी मेहनत की है, क्योंकि स्वीप जो गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से इसीलिए आयोजित की जाती है कि जो सुस्त मतदाता है उसको मतदान के लिए प्रेरित किया जाए, मतदान का महत्व उसको समझाया जाए कि मतदान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है। सर, आज बहुत अच्छी बातें हुई है, और अब हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से एक ऐसा संदेश हमारे दर्शक जो पूरे जिले के मतदाता भी हैं वो वोट डालने जा रहे हैं 6 मई को, तो फिर से आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि एक तो जो मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना, और दूसरा जो आदर्श आचार संहिता है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो निर्भीक होके और सब लोग जो एलिजिबल है वो इस महा त्योहार में जोड़े, सब पार्टिसिपेट करें, अपना अपना जो बेस्ट चॉइस है उसको चुने, और हमारी प्रक्रिया पे, हमारे पे विश्वास रखे, और बेस्ट जो है रिजल्ट जो है वो आने दें। सर, कोई ऐसा टोल फ्री नंबर या ऐसा बेसिक नंबर कोई हो? अगर आपको किसी को भी लगे कि भाई कोई जानकारी प्राप्त करनी है या आपको लगे कि आपको कोई शिकायत भी देनी है, 2 चीज़ें हैं। एक तो 1950, वेरी सिंपल 1950, उस पर आप कर दे, टोल फ्री नंबर है, तो उसमें आप कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेल में ऑपरेट होगा। उसके अलावा एक सी विजिल ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, सी विजिल, उसमें आप जो भी आपको शिकायत है उसमें आप उसमें मतलब वो बहुत ही अच्छा एक, वो तो सर सीधे शायद दिल्ली तक
हाँ, दिल्ली तक तो चला जाता है, वो उसका एक सिस्टम बना हुआ है, जी उसका मॉनिटरिंग होती है, जी तो उस सी विजिल ऐप में भी कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। जी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा हमारे निवेदन पर आप स्टूडियो में आए, और क्योंकि मतदान का जो एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, उसमें हम सब की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और जिला निर्वाचन अधिकारी की सफलता भी उसी में निहित है कि हम सब जुट जाएं और बहुत ईमानदारी से कार्य करें, और 6 मई को मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लें। एसएन टुडे का भी मुख्य उद्देश्य भी यही है। आज मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत ओझा के साथ हमने कलेक्टर साहब से बात की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और तमाम बातों को लेकर आपने चर्चा की, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनकी काफ़ी भ्रांतियाँ दूर हुई होगी और वो निश्चित रूप से मतदान के लिए प्रेरित होंगे। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।